ग्रेटेस्ट एस्टेट डेवलपर देखकर हंसी नहीं रुकती थी। तो ये मैनवा ट्राई करो। यहाँ एक नॉर्मल बंदा कर्स्ड स्वॉर्ड का मास्टर बन जाता है और फिर शुरू होती है फुल कॉमेडी और केओस। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहाँ शहर के बीचों बीच अचानक रहस्यमयी गेट्स प्रकट हो चुके हैं। लेकिन हमारी कहानी इन गेट्स से नहीं बल्कि एक ऐसे लड़के से शुरू होती है। उसका नाम है यूंग गाओन। बचपन से ही अनाथालय में पला बड़ा था, लेकिन आज वह पहली बार उस अनाथालय को छोड़कर अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा था। उसे शुरुआत करने के लिए कुछ पैसे भी मिलने वाले थे। एमसी खुशी खुशी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से एक नकाबपोश आदमी चुपचाप उसके पास आने लगता है। एमसी बैंक पहुंच जाता है। उसे लग रहा था कि आखिरकार उसकी मुश्किल जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन बेचारे की किस्मत को शायद उसका खुश रहना पसंद ही नहीं था, क्योंकि तभी बैंक का शीशा तोड़ते हुए वही नकाबपोश आदमी अंदर घुस आता है। हाथ में एक बड़ी सी तलवार लिए वो चिल्लाता है, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ये बैंक लूट है। दिन दहाड़े तलवार लेकर बैंक लूटने आए इस आदमी को देखकर वहां मौजूद लोग घबरा जाते हैं, लेकिन तभी बैंक का सिक्योरिटी गार्ड अपनी बंदूक निकालकर उसे निशाने पर ले लेता है। तलवार नीचे रख, वरना गोली चला दूंगा। लेकिन इस आदमी का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा था। बंदूक देखकर उसके चेहरे पर डर आने की जगह एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है, और अगले ही पल सभी को एहसास हुआ कि ये कोई मामूली बैंक लुटेरा नहीं था। वो सामने खड़े गार्ड को देखकर बोलता है, चल गोली चला। दरअसल सामने खड़ा ये लुटेरा अवेकेंड वंस हो सकता था। फिर भी गार्ड हिम्मत करके गोली चला देता है, लेकिन लुटेरा डरने की जगह अपनी ताकत से तलवार घुमाकर गोली को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अगले ही पल गोली सीधा उसके माथे से जा टकराती है और वहीं लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है। लगता है अवेकेंड होना अलग बात थी, लेकिन हमारा लुटेरा भाई थोड़ा ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में था। तभी गार्ड सबकी तरफ देखकर पूछता है कि कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन उसी समय जमीन पर पड़ी लुटेरे की तलवार से अचानक बैंगनी ऑरा निकलने लगती है, और फिर उस तलवार से एक आवाज गूंजती है, कितना बेकार इंसान था, इतनी सी ताकत भी संभाल नहीं पाया। फिर वो आवाज वहां मौजूद लोगों को अपनी ओर बुलाने लगती है। वो कहती है कि जो भी उसे स्वीकार करेगा उसे ऐसी पावर मिलेगी, और तलवार से निकलती वो बैंगनी एनर्जी धीरे धीरे आसपास मौजूद लोगों को अपनी चपेट में लेने लगती है। लेकिन तभी वहां मौजूद बूढ़ी महिला भी उस पावर के असर में आने लगती है, इतनी ताकत जिससे वो अपने पति को बचा सके। वहीं दूसरी तरफ एमसी धीरे धीरे खड़ा होकर तलवार की तरफ देखने लगता है। उसकी आंखों में भी वही बैंगनी चमक आ चुकी थी, और फिर वो अचानक तलवार की तरफ दौड़ पड़ता है। लोग उसे रोकने के लिए पीछे से उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन हमारा एमसी भी कोई हल्का खिलाड़ी नहीं था। वो बंदर की तरह कूद कूद कर उनसे बच जाता है। गार्ड भी उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर एमसी उसे चकमा देकर आगे निकल जाता है। वो सीधे तलवार तक पहुंचता है, और जैसे ही उसने तलवार उठाई, बैंगनी एनर्जी उसके चारों तरफ फट पड़ती है, और वो तलवार उठाकर पागलों की तरह हंसने लगता है। अगले पल एमसी वहीं घुटनों पर बैठ जाता है, और आसपास खड़े लोगों को लगता है कि एमसी अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक आदमी खुद को बेबस समझते हुए कहता है कि वो चाहकर भी एमसी को बचा नहीं सकता। वहीं गार्ड एमसी के पास जाकर उसे आवाज देता है, लेकिन एमसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि अंदर कुछ और ही चल रहा था। एक रहस्यमयी आवाज एमसी से कहती है, उसे अपना नया होस्ट मिल चुका है। एमसी समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वो आवाज उससे पूछती है, क्या तुम्हें पावर नहीं चाहिए? और एमसी के सामने उस तलवार की असली खतरनाक पावर की झलक दिखाई देने लगती है। वो बार बार बस यही सोच रहा था, मुझे वो पावर चाहिए। तभी तलवार उससे कहती है, अगर सच में इतनी पावर चाहिए तो बदले में अपनी सबसे कीमती चीज उसे देनी होगी। और अगले ही पल एमसी अचानक तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। सभी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कर्स्ड स्वॉर्ड ने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। एमसी फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हालत देखकर आसपास खड़े लोग डरकर भागने लगते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एमसी किसी पर अटैक नहीं करता, बल्कि सीधा दौड़ते हुए वो बैंक डेस्क के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर एमसी अपना बैंक कार्ड सामने रख देता है, लेकिन वो पैसे निकालने नहीं आया था। उसने अपने अकाउंट में जमा पूरी सेविंग्स ऑर्फनेज को डोनेट कर दी। ट्रांसफर पूरा हो चुका था, और शायद कर्स्ड स्वॉर्ड ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि एमसी की सबसे कीमती चीज का मतलब कुछ ऐसा निकलने वाला है। और तभी तलवार का लाल को अचानक चमकने लगता है। कॉन्ट्रैक्ट सच में पूरा हो चुका था।
लेकिन इससे पहले कि वो अपनी नई पावर को समझ पाता, पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, वहीं रुक जाओ। एमसी पीछे मुड़कर देखता है तो सामने एक नीले बालों वाली ऑफिसर खड़ी थी। वो अपना इट दिखाकर बताती है कि उसका नाम कांग है और वो हंटर एडमिनिस्ट्रेशन से है। फिर वो सीधे एमसी को आदेश देती है, तलवार नीचे रखो और सरेंडर कर दो। एमसी तुरंत घबराकर बोलता है, ओके ओके, और बिना बहस किए तलवार फेंक देता है। फिर दोनों हाथ ऊपर करके मासूम सा चेहरा बनाता है, लेकिन कांग की नजर अभी भी उसी पर टिकी थी। वो ठंडे अंदाज में दोबारा कहती है, मैंने कहा था, तलवार नीचे रखो। एमसी चौंक जाता है। वही तलवार न जाने कैसे दोबारा उसके हाथ में वापस आ चुकी थी। एमसी को समझ ही नहीं आ रहा कि तलवार बार बार उसके हाथ में वापस क्यों आ रही है। तभी तलवार बताती है कि अब उसे फेंकने का कोई फायदा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही तलवार एमसी से पूरी तरह बाइंड हो चुकी थी। लेकिन सामने खड़ी कांग को लग रहा था कि एमसी जानबूझकर उसकी बात नहीं मान रहा। वो बिना देर किए अपने हाथ में लगे वेपन को एक्टिवेट कर देती है। नीली एनर्जी जमा होते देख एमसी के पसीने छूट जाते हैं। वो जल्दी से सफाई देने लगता है कि वो तलवार फेंकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये पागल तलवार खुद ही वापस उसके हाथ में आ जाती है। और ऊपर से तलवार लगातार एक ही बात बोल रही थी, उसे खून चाहिए। एमसी घबराकर चिल्लाता है कि वो सरेंडर कर रहा है, लेकिन तलवार अलग ही मूड में थी। वो एमसी से सामने वाले को खत्म करने की जिद करने लगती है। इसके बाद मामला इतनी बुरी तरह बिगड़ता है कि एमसी को सीधे पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। वहां उसकी मुलाकात स्पेशल अफेयर्स डिवीजन टीम 2 के लीडर पार्क डू कैन से होती है, लेकिन पार्क उसे बताता है कि उन्होंने फुटेज चेक कर ली है। जो कुछ हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये सुनकर एमसी मन ही मन सोचता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, लेकिन मैं तो लगभग मर ही गया था। पार्क एमसी को बताता है कि जिस तलवार के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कोई नॉर्मल वेपन नहीं, बल्कि एक कर्स्ड टूल है। ऐसी तलवार अपने आसपास के लोगों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करती है और धीरे धीरे अपने होस्ट को भी करप्ट कर सकती है। ये सुनकर एमसी को अब समझ आता है कि वो बूढ़ी औरत अचानक इतनी अजीब क्यों हो गई। इसके बाद एमसी वहां से निकलने लगता है। पाक उसे जाते जाते सावधान रहने को कहता है, लेकिन उसके जाते ही कांग सवाल करती है कि एक कर्स्ड स्वॉर्ड लेकर घूम रहे सिविलियन को ऐसे ही छोड़ देना क्या सही है। पाक की उंगली में लाल रिंग अचानक को वो उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी रिंग अपनी जगह से हिलती तक नहीं। एक बार कोई इंसान कर्स्ड आर्टिफैक्ट के प्रभाव में आ जाए तो माना जाता है कि वो उससे बच नहीं सकता। वो फैसला करता है कि गाओन को पकड़ने के बजाय अभी बस उस पर नजर रखी जाएगी। वहीं एमसी सीधे एक कन्वीनियंस स्टोर पहुंच जाता है। आज एक ही दिन में इतना कुछ हो चुका था कि अब उसे बस कुछ खाने की जरूरत थी। लेकिन जैसे ही वो हाथ में तलवार लेकर स्टोर के अंदर घुसता है, काउंटर पर खड़ी लड़की उसे देखकर जम जाती है। उसके दिमाग में पहला ख्याल आता है, तलवार, कहीं ये रॉबर तो नहीं। उधर एमसी उल्टा स्वॉर्ड से ही बहस करते हुए कहता है कि ब्लड के लिए इतना परेशान मत हो, वो तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए है। अब लड़की और भी डर जाती है। एमसी आराम से एक रामन उठाकर काउंटर पर रख देता है, लेकिन पेमेंट करते समय लड़की डरते डरते बताती है कि उसके कार्ड में तो बैलेंस ही नहीं है। तभी एमसी को याद आया कि उसकी पूरी सेविंग्स ऑर्फनेज को डोनेट हो चुकी थी। ये देखते ही एमसी का दिमाग घूम जाता है। वो स्वॉर्ड पर भड़क पड़ता है, लेकिन स्वॉर्ड उसे याद दिलाती है वो पैसे तो एमसी ने कॉन्ट्रैक्ट की कीमत के रूप में ऑफर किए थे। और दोनों की ये अजीब बहस चल ही रही थी कि पीछे खड़ी वही बुजुर्ग महिला अचानक स्वॉर्ड की तरफ बढ़ती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, मुझे पावर दो, जिससे वो अपने बूढ़े पति की जमकर पिटाई कर सके। और काउंटर वाली लड़की कांपते हाथों से फोन पर नंबर डायल करना शुरू कर देती है, 112। लेकिन तभी स्टोर के अंदर एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो असल में एक मिसिंग एल्डरली वुमन को ढूंढ रहा था, और अंदर का नजारा देखते ही उसकी नजर एमसी पर पड़ती है। बस फिर क्या था, ऑफिसर को लगा कि उसने किडनैपर को रंगे हाथों पकड़ लिया है। वो तुरंत मग पर गन तानकर चिल्लाता है, हाथ ऊपर करो। बेचारा एमसी घबराकर समझाने लगता है कि ये पूरा मामला एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उसी समय वो स्वॉर्ड भी चिल्लाने लगती है, मुझे ब्लड दो। अब एमसी की हालत ऐसी थी कि वो जितना सफाई देता, मामला उतना ही ज्यादा सस्पिशियस दिखने लगता। खैर, कुछ देर बाद कान वहां पहुंचती है और आखिरकार पूरी गलतफहमी क्लियर कर देती है। और यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है।